वेदो कुमार साहब, एक SC/ST BC मुस्लिम फ्रंट, दूसरा सेक्रेटरी तेलंगाना प्रजा फ्रंट। तो मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए दो मौजू के ऊपर आपके सामने बात करना मुनासिब समझूंगा। सबसे पहले तेलंगाना और मुसलमान, चूँकि तेलंगाना के ऊपर जितने भी एहतजाजी धरने होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें जनरली उर्दू और मुसलमान कुछ ज़्यादा टचेस नहीं रहते ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा टचेस नहीं होते, बहुत कम इस्तेमाल होता। जबकि हैदराबाद में उर्दू बोलने वाले 70% है, मुसलमान की आबादी करीब 40-42% है। उसके बावजूद भी ये तहरीक के साथ उसके टचेस बहुत कम है। जबकि तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने का वजह ही मुसलमान, क्योंकि बाज़ हक़ाइक़ ऐसे होते जिसको हम नज़रअंदाज करते या इतने तकलीफदा होते कि हम बोलना मुनासिब नहीं समझते। क्योंकि जिस वक्त मुल्क की आज़ादी के बाद मद्रास से आंध्रा वालों को हटाने की जब एहतजाज मद्रास में शुरू हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पुट्टी श्रीरामुलु की हड़ताल के ऊपर एक आंध्रा स्टेट बना चुकी थी। 1953 में आंध्रा स्टेट बन चुका था, कर्नूल उसका कैपिटल स्टेट बन गया था। फिर क्या वजह थी आंध्रा वालों को लेकर आके तेलंगाना के ऊपर काबिज करने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि वो आंध्रा वालों को लेकर आके तेलंगाना के ऊपर काबिज करे? दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जब कमीशन आप बिठाए थे तो कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर काम करना था। दक्कन को 4 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र को दिए, 3 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक को दिए। जब दक्कन के लोग इसके बारे में सवाल करे कि भाई इसको क्यों तकसीम कर रहे हैं, तो बोले जबान की बुनियाद के ऊपर हम तकसीम कर रहे हैं, कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर। जब एक कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर आपके की एक स्टेट को तकसीम करके उसके 7 डिस्ट्रिक्टों को तकसीम कर दिए, फिर जब वही कमीशन एक रिपोर्ट देता है कि तेलंगाना को आंध्रा से नहीं मिलाना बोल के, फिर वही कमीशन को नजरअंदाज करके तुम क्या किसने आंध्रा वालों को क्यों मिलाए? इसकी अहम वजह ये थी, इसमें बहुत ही यानी एक ऐसी हकीकत छुपी हुई है जिसको हम बोलना नहीं चाहते। हकीकत ये थी कि अगर तेलंगाना कायम रहता तो यकीनन तेलंगाना में कि मुसलमान और SC या ST या BC की हुकूमत होती, और ये चीज नॉर्थ इंडिया की सियासी कायदीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये एक ही अहम वजह थी तेलंगाना के ऊपर आंध्रा वालों को लेकर आकर काबिज किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि आंध्रा का अपर कास्ट तेलंगाना के ऊपर अच्छी तरीके से काबिज हो सकता है, हुक्मरानी कर सकता है। और हम उसका नतीजा देखें, 1956 से लेकर आज तक आप तारीख उठा कर देख लीजिए, तेलंगाना के ये 3 कास्ट के लोगों की मायशत आज किस हद तक नीचे गिरी हुई है। बिलखुसूस मुसलमान, एक ऐसा स्टेट जो हिंदुस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता स्टेट कहा जाता था, जिसकी अपनी खुद की रेलवे थी, जिसकी अपनी खुद का एयरपोर्ट था, जिसकी खुद की अपनी यूनिवर्सिटी थी, CC रोड, ड्रेनेज सिस्टम, नल का पानी, ये तमाम चीजें हिंदुस्तान में अगर कहीं थी तो वो सिर्फ और सिर्फ दक्कन में थी। उसी दक्कन के लोगों को आज इनके से ज्यादा पस्ता हालत में 56 से लेके 2002 तक लेकर आने की वजह यही थी, वो लोग की पॉलिसी यही थी। आज आप देखिए, मैं क्योंकि मुस्लिम हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मुस्लिम की नुमाइंदगी करूँ। आज आप देखिए, 1956 से लेके आज तक किसी भी सियासी पार्टी का कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुसलमान नहीं बना, क्योंकि सियासी पार्टियां ये चाहते ही नहीं कि मुसलमान की लीडरशिप प्रोजेक्ट हो। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का मुसलमान अगर सदर बनता है तो उसके मातहत 7 से 8 MLA आते, तो यकीनन उन्हें 1-2 मुस्लिम की लीडरशिप को प्रोजेक्ट करता।
आज की पोजीशन में भी किसी भी सियासी पार्टी का कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुसलमान नहीं है। हैदराबाद में 40% मुसलमान होने के बावजूद भी आज तक कांग्रेस का कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुसलमान नहीं बना। तो एक मंसूबा था मुस्लिम की माइशत को तबाह करने का, आंध्रा वालों को लेकर आके हम पर काबिज करे। चलो ठीक है, काबिज करे, हमारी माइशत को तबाह करे, हमारी जायदादों को लूट लिए, हमारे को क्या की जबान के ऊपर हमारी नौकरियों को छीन लिए, सब कर दिए। उसके बावजूद एक रास्ता बना, मुस्लिम क्या की गल्फ गए, किसी हद तक अपनी माइशत को सुधारे। चलो वो लोग किसी हद तक अपने आप को प्रोजेक्ट करें। पलट के तेलंगाना के हिंदू को क्या मिला? मुसलमान किसी हद तक अपने आप को प्रोजेक्ट कर लिया, लेकिन तेलंगाना का हिंदू तो आज भी वही है। निजाम के दौर में जो तेलंगाना के पिछड़े तबके को नजरअंदाज किया गया था, वो पिछड़ा था। आजादी के 60-62 साल के बावजूद भी आज भी हमारा 56 साल के बाद भी आज भी तेलंगाना का हिंदू वही पिछड़ा तबका है। आज भी उसकी माइशत वैसी तबाह है, उसका कोई पुसान हाल नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? जहां तक तेलंगाना तहरीक है, तेलंगाना के साथ ना होने वाली नाइंसाफी का तो मैं तबसरा नहीं करूंगा, क्योंकि कोई ऐसा शुबा अगर बाकी होता है जहाँ पर इंसाफ हो आपसे, तो मैं बोल सकता था कि भाई फलानी जगह नाइंसाफी हुई। तेलंगाना के साथ हर शुबे में नाइंसाफी हुई, इंसाफ हुआ ही नहीं तो मैं नाइंसाफी की बात कहाँ करूँ यहाँ पर। 1968 में दक्कन क्रॉनिकल के चीफ रिपोर्टर थे प्रताप किशोर। उन्होंने एक तेलंगाना के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ नाइंसाफी हुई, तो उसके ऊपर क्रॉनिकल में एक आर्टिकल लिखे थे कि ये नाइंसाफी जो हुई है ये सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना और आंध्रा की नजरियात की वजह से नाइंसाफी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए बोल के। तो जैसा आर्टिकल आया फौरी क्रॉनिकल के लोग एक्टिव हो गए और उनको क्या की पोस्ट से हटा दी। हालांकि वो भी नॉर्थ इंडियन थे प्रताप किशोर, तो वो फौरी उसके ऊपर बहुत वो हुए कि भाई एक तो सारे जुल्म कर रहे तेलंगाना के आवाम के ऊपर, उसके ऊपर एक मामी से बोली कि तो हमारे साथ ऐसा कर रहे लोग, तो वो क्या करे कि नहीं तेलंगाना के लोगों में एक रिवोल्यूशन पैदा करना। तो 1968 नवंबर को एस रघुवीर राव, प्रताप किशोर, ईवी पद्मनाभम, मुनीर जमाल, ये पूरे जर्नलिस्ट हैं, ये लोग मिलके एक मीटिंग करें। मीटिंग करके बोले कि भाई तेलंगाना वालों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ में हम लड़ेंगे। तो वो लोग एक कमेटी बनाए थे, उसका नाम था तेलंगाना पीपुल्स फ्रंट, उसका नाम रखे। कमेटी बनाए, जब डिसाइड ये हुआ कि भाई किसी बाहर के आदमी को इसकी सदारत देना, तो वो लोग डिसाइड करके किसी बच्चे के हाथ में अपन सदारत देंगे, तहरीक को अपन चलेंगे। मुझे मदन मोहन स्टूडेंट थे ओयू के, मदन मोहन को सदर बना के तेलंगाना पीपुल्स पार्टी का वो लोग ऐलान करें। फिर भाई एक डिसाइड हुआ कि भाई ये पीपुल्स पार्टी को तो अंग्रेज नाम आ रहा, सूट नहीं होता हमारे तहरीक को, तो लिहाजा इसको क्या कि तेलंगाना प्रजा समिति बोलते। तो 68 में तेलंगाना प्रजा समिति का क़याम अमल में आया, मदन मोहन को सदर बनाया गया। उसके बाद पूरे जर्नलिस्ट मिलके एक ताकतवर कोशिश करते हुए स्टूडेंट्स को लेके तेलंगाना मूवमेंट स्टार्ट करें। अच्छा तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था। उसी दरमियान में चिन्ना रेड्डी साहब और कासू बर्मन रेड्डी का कुछ इंतजार चल रहा था, पॉलिटिकल फाइट चल रहा था। तो चिन्ना रेड्डी क्योंकि एक शार्प पॉलिटिशियन थे, जब वो देखे कि ये चिंगारी कल अंगार बन सकती, तो इन्होंने फौरी मदन मोहन वगैरह को साथ दे लेके उसकी लीडरशिप अपने हाथ में लेके 68 में मूवमेंट चलाया। और 68 का मूवमेंट मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की तारीख में किसी और स्टेट में ऐसा मूवमेंट किसी उसके ऊपर नहीं चला था जितना तेलंगाना मूवमेंट चला था। मूवमेंट चला और तेलंगाना बनने का वक्त भी करीब करीब आ चुका था। फिर वही हुआ जो तेलंगाना के गद्दार हमेशा करते आए, कुछ उनकी अपनी मफाद परस्ती। जब तहरीक के जरिए हम तेलंगाना में गए, उसके बाद में इलेक्शन हुआ तो वोट डाल के भी हम अपनी ताकत बताए। एमपी के सिर्फ एक सीट के अलावा तमाम सीटें तेलंगाना प्रजा
समिति जीत के बताई, यानी वोट के जरिए भी हम बताए और तहरीक के जरिए भी हम बताए कि भाई हमको हमारा हक दो। लेकिन उस वक्त भी नाइंसाफी हुई और ये बदबख्ती तेलंगाना के कमजोरी की वजह से हुई। जिस वक्त चन्ना रेड्डी साहब आप लोगों के साथ नाइंसाफी करे यानी कि गद्दारी करे, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि तेलंगाना वाले उसका क्या जवाब दिए? अगर आप उसी वक्त जितनी शिद्दत से तहरीक चलाए थे अलहदा तेलंगाना मांगने की, पांडुरंग साहब उतनी ही शिद्दत के साथ आप ये तेलंगाना के गद्दारों के खिलाफ तहरीक चलाते, तो दोबारा कोई गद्दार नहीं पैदा होता। आज केसीआर साहब भूख हड़ताल बैठे, मुकम्मल तौर पर यह एहसास होने लगा था कि अब तेलंगाना का ऐलान होने वाला है, बल्कि चिदंबरम एक गुलामाना बयान जारी करा रोते बच्चे के मुंह में निप्पल देने के लिए कि तेलंगाना के ऊपर काम शुरू हो चुका है। फिर वही तेलंगाना वाले धोखा खाए, फिर वही खामोशी अख्तियार करे, फिर तहरीक को कमजोर किया गया। एक बात हमेशा याद रखना, तेलंगाना कभी कोई तेलंगाना सियासी कायद नहीं बना सकता। तेलंगाना के सियासी कायदीन तेलंगाना को सिर्फ एक खूबसूरत बेवा तस्वुर करते, जरूरत के लिए इस्तेमाल कर दो और छोड़ दो, कोई उसको अपनाना नहीं चाहता। ये तेलंगाना का माहौल बना है तेलंगाना के सियासी कायदीन, और उसमें हम तेलंगाना की आवाम की कमजोरी है जो हम हमेशा उनको कबूल करें और उनकी गद्दारी को माफ करें। ऐसा नहीं बोल सकते आप, सपनों में एक जगह नहीं मिला सकते। प्लीज टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैं सॉरी, और लोग ऐसा नहीं करते। राइट सॉरी, नहीं मैं उसका खुलासा भी करता हूँ। एक मिनट कंट्रोवर्सी नहीं, साहब का जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि साहब जो बोले हैं वैसा नहीं बोल सकते। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं पहले तेलंगाना के साथ जो गद्दारी करे उनका नाम लेके बोल रहा हूँ, और आज भी जो गद्दारी करे उनका नाम लेकर बोल रहा हूँ। मैं इंडिविजुअल हर लीडर को नहीं बोल रहा हूँ तेलंगाना के, मैं उन्हीं गद्दारों को बोल रहा हूँ जो कि तेलंगाना के नाम के ऊपर अपने आप को प्रोजेक्ट करे और हमेशा तेलंगाना का जो वक्त आया वहां पर उसके साथ नाइंसाफी करें, उनको उसकी सजा मिलना चाहिए। नाम से बोले, नाम से पुकारिए, नाम से बोले, ठीक है ठीक है, आगे। अब एक बात कि तेलंगाना हासिल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को ये बताते चलूं कि तेलंगाना अगर हासिल होना है तो हम सबसे पहले या तो सियासतदानों के ऊपर से भरोसा छोड़ दें,